नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। अंशुमान जी साथ में हैं। ये अर्थात है हफ्ते भर, महीने भर और एक पखवाड़े के ज़रूरी इकोनॉमिक जो मुद्दे हैं, जो ज़रूरी आर्थिक मुद्दे हैं, उनको हम समेट के उन पर विस्तार से, तसल्ली से अर्थात में चर्चा करते हैं अंशुमान जी के साथ। और खर्चा पानी में थोड़ी तेज़ी के साथ दिन भर की बड़ी खबरों को, दिन भर की बड़ी इकोनॉमिक खबरों को, ऐसी खबरें जो कई बार आपसे छूट जाती हैं, हमसे भी छूट जाती हैं, उनको हम देख परख के उनकी तसल्ली बख्श उस पर बातचीत करते हैं। तो ये है अर्थात। और आगे बढ़ें उसके बाद पहले पिछले अर्थात की बात कर लेते हैं। बॉन्ड मार्केट, इस पर बातचीत हुई थी। बॉन्ड मार्केट को आपने, कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि बॉन्ड मार्केट मुझे एकदम समझ में नहीं आता था। अब ये तो कम से कम पता चल गया कि बॉन्ड मार्केट जैसी चीज़ है और क्या है। मैंने इसीलिए जानबूझकर सिद्धांत बॉन्ड मार्केट की चर्चा की थी, क्योंकि उसका रिश्ता हमारी बचत से है। दरअसल जिन चीज़ों का रिश्ता हमारी ज़िंदगी से सबसे करीब से होता है, वो चीज़ें अर्थव्यवस्था में बहुत कठिन बना दी जाती हैं और हम उन्हें समझ नहीं पाते। इसलिए हम इस पर उसे बताने की कोशिश की कि सरकार के कर्ज बढ़ने से आपके ऊपर क्या असर पड़ता है और बचत पर क्या असर होता है। और आप देखिए कि जब से हम बॉन्ड मार्केट पर चर्चा कर रहे हैं, शेयर बाज़ार में लगातार दबाव बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अमेरिका में भी बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रही हैं और एक ख़ास किस्म की आशंका तैर रही है कोविड की वापसी के साथ साथ महंगाई के आने की भी। तो इसलिए हमारी चर्चा बॉन्ड मार्केट के साथ आपकी बचतों पर थी और बहुत सारे लोगों की बहुत उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया आई, बहुत सारे प्रश्न भी आए, जिन्हें हम बाद में कुछ प्रश्नों को लेंगे जो उस एपिसोड पर थे। हाँ, और पिछला अर्थात जैसा आपने बता दिया। और आगे बढ़ें इसके पहले इंडिया टुडे हिंदी का अंक क्या है इस बार अंशुमान जी? इस बार का अंक हमारा एक विशेष अंक है जो भारत में वाटर क्राइसिस पर, पानी की क्राइसिस पर है, पानी के संकट पर है। और हम गर्मियों की तरफ बढ़ रहे हैं और कई राज्यों से पानी के संकट की खबरें आने लगी। मध्य प्रदेश में कई जगह पानी के इस्तेमाल, बुंदेलखंड का सूखा तो हर साल होता ही है, लेकिन अब शहरों के भीतर है। मध्य प्रदेश में कुछ शहर, किसी एक शहर में पानी के इस्तेमाल को लेकर नए नियम बनाए गए हैं। तो ये पूरा अंक भारत की जो पानी का संकट है और उससे निपटने के जो प्रयास हुए हैं, जो इनोवेशंस हुए हैं, पूरे देश में फैले हुए, गुजरात से लेकर केरल तक, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक, कहाँ कहाँ लोगों ने किस तरह से बूंद बूंद प्रयासों के जरिए पानी को बचाने, पानी को व्यवस्थित करने और उसे संजोने की कोशिश की है, इस पर केंद्रित ये विशेष अंक है। और जैसा अंशुमान जी ने बताया कि कोरोना के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। 36,000 केस कल दिन भर में रिकॉर्ड किए गए और शायद ये जैसे अनुमान लगाए जा रहे हैं, सरकार भी जैसा कह रही है कि दूसरा पीक आने से रोकना, यानी सरकार भी कहीं ना कहीं ये देख रही है कि दूसरा पीक आ सकता है। दूसरी वेव लोगों ने कंफर्म कर दी है। री इन्फेक्शन के केसेस भी आने लगे हैं अंशुमान जी। तो ज़रूरी है इस समय कि हम अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत तैयारी से, बहुत मुस्तैदी से बचाव करें और बचाव से ही बहुत कुछ बचाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अर्थात, इस बार के अर्थात का शीर्षक है सबसे बड़ा उलटफेर। सबसे बड़ा उलटफेर। कई लोग कमेंट में लिखते थे कि आप लोग केंद्र की योजनाओं के पे बातचीत करते हैं, केंद्र के बजट पे बातचीत करते हैं, राज्यों पर आप क्यों नहीं सिलेक्टिव तरीके से बातचीत करते हैं? राज्यों को क्यों नहीं, पूरी बहस को आप उसको विकेंद्रित क्यों नहीं करते हैं? डिसेंट्रलाइज क्यों नहीं करते हैं? केंद्र से हटा के उसको छोटे छोटे हिस्सों में क्यों नहीं लेके जाते? तो इस अंक में यही होने वाला है और एक बड़ी तस्वीर की तरफ आप इशारा कर रहे हैं और राज्यों को एक झटका लगने वाला है। कौन सा झटका लगने वाला है मैं यहाँ पूछूंगा। आगे की बातचीत तो बढ़ेगी, उस पर जो सवाल है मेरे मैं पूछूंगा ही। कौन सा झटके लगने वाला है और कौन सी गारंटी अब खत्म होने के बाद दोबारा जिंदा नहीं होगी? सिद्धांत, हम बहुत सारे लोगों ने राज्यों पर, जैसा आपने कहा कि राज्यों की अर्थव्यवस्था पर, राज्यों के बजट पर, राज्यों की इकोनॉमी पर चर्चा करने के लिए कहा था। हम दो महत्वपूर्ण चीज़ों की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोविड के बाद राज्यों के बजट आ जाएं और अब पिछले एक महीने में देश के सभी प्रमुख राज्यों ने अपने अपने बजट पेश कर दिए, बड़े छोटे राज्यों ने। तो हमारे पास उन बजटों की तस्वीर आ गई। और दूसरी, हम इस बात का इंतजार कर रहे थे कि 15वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है वो सरकार के पास पहुँच जाए, जिसे जो सरकार के पास पहुंच गई और उसे बजट में उसका कुछ हिस्सा लागू किया गया और उसे स्वीकार किया गया। जिस झटके की हम बात कर रहे हैं और जिसे हम भारत के वित्तीय व्यवस्था में या राज्यों और केंद्र के रिश्तों में सबसे बड़ा उलटफेर होने की बात कर रहे हैं, उस पर आने से पहले मैं एक दिलचस्प वाकया सुनाता हूं आपको। वारेन बफे की एक जीवनी है जो शायद 2003-04 में छपी थी। एरिक श्रोएडर ने वो जीवनी लिखी थी, उसका नाम था दी स्नोबॉल। उस जीवनी में वारेन बफे ने एक दिलचस्प सिद्धांत दिया था।
वॉरेन बफे का कहना था कि मैं आधी लड़ाई उसी दिन जीत गया था जिस दिन मैं अमेरिका में पैदा हुआ था। उनका कहना था कि अगर दो बच्चे एक ही समय दुनिया के दो अलग अलग हिस्सों में पैदा हों और वो एक बच्चा अमेरिका और यूरोप में पैदा हो और एक बच्चा बांग्लादेश या अफ्रीका में पैदा हो, तो उसकी ज़िंदगी के जीने के तौर तरीके, उसकी प्रगति और उसके विकास में बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। उनका कहना था आधी लड़ाई में उसी दिन जीत गया, और ओरेकल ऑफ ओमाहा कहते हैं वॉरेन बफे को, आधी लड़ाई में उसी दिन जीत गया जिस दिन मैं अमेरिका में पैदा हुआ। और इस सिद्धांत को वॉरेन बफे ओवेरियन लॉटरी का सिद्धांत कहते हैं। ओवेरियन लॉटरी, गर्भाशय से जो लॉटरी जीत कर आएंगे, हाँ, यानी जन्म स्थान का सौभाग्य। और वो ये कहते हैं कि अगर दो लोगों को ये चुनने की बात कहा जाए कि दो बच्चे पैदा हो रहे हैं और एक कल्पना की कि एक कोई जिनी या कोई एक व्यक्ति उनके पास जाए और उनसे कहे कि तुम्हें टैक्स नहीं पे करना है, तुम्हें बहुत ज़्यादा सरकार को टैक्स नहीं पे करना है, पर तुम तीसरी दुनिया के किसी देश में पैदा हो जाओ, तुम्हें पूरा टैक्स पे करना है, लेकिन तुम यूरोप या अमेरिका में पैदा हो तो वो यूरोप अमेरिका में पैदा होना चुनेगा। इस ओवेरियन लॉटरी के सिद्धांत का जिक्र हम आज यहाँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस उलटफेर की हम बात करने वाले हैं इसमें राज्यों के संदर्भ में, उसमें अगले 2 ही 3 साल में भारत में ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर होगा, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आप भारत के किस राज्य में रहते हैं और किस राज्य में आपको रोजगार मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कोविड की मंदी से उबरने के बाद या निकलने के बाद भारत में महत्वपूर्ण होने वाली। ये पहले से भी महत्वपूर्ण थी। ऐसा नहीं था कि भारत में मतलब ये बात तो डिपेंड करता था कहाँ भारत में पहले से भी महत्वपूर्ण थी कि आप महाराष्ट्र में हैं या बिहार में। लेकिन अब नई परिस्थितियों में, क्योंकि कोविड एक बड़ा डिसरप्शन है, हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो ओवेरियन लॉटरी का सिद्धांत है, ऐसा क्यों होने वाला? और ये अगर आप इसे इस बात से जोड़कर देखना चाहते हैं कि हरियाणा ने स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों की शर्त लगा दी है, झारखंड ने नौकरियों की शर्त लगा दी है, तो बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि कुछ राज्य सिर्फ अपीजमेंट की बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि कुछ राज्य अपने यहाँ के लोगों को एक निश्चित आय वेतन की सीमा से नीचे तक अपने यहाँ स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां सुरक्षित या रिजर्व कर रहे हैं, बल्कि बात इससे ज़्यादा बड़ी ये है कि ये जो ओवेरियन लॉटरी है, या किस राज्य में आप रहेंगे और उस राज्य में रहने का आपके बच्चों के, आपके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, ये इस बात से निर्भर होगा कि भारत के राज्य कोविड के बाद उस झटके को कैसे संभाल पाते हैं, जो सबसे बड़ा उलटफेर है, सबसे बड़ा झटका राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए आने वाला है। और उस झटके को संभालने में सब कुछ निर्भर करता है, और उस झटके को संभालने पर बहुत कुछ निर्भर करता है भारत के अधिकांश लोगों का। हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी की बहस लंबे समय से कर रहे हैं, उसके विभिन्न आयाम पर रखने की कोशिश कर रहे हैं, रोजगार, निवेश, बाकी चीज़ों को। अब इससे थोड़ा बाहर निकलकर हमें राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं को देखने की करीब से ज़रूरत है, जहां से हमें ये जो चीज़ें मिलती हैं वो जिन पर हम चर्चा करेंगे। जब भारत की अर्थव्यवस्था ही -9%, 10% है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं की क्या बुरी गत बनी होगी, जो ज्यादा छोटी हैं, जो छोटी अर्थव्यवस्था हैं, जिनके सीमित संसाधन हैं, जिनके पास बजट नहीं। उनकी स्थिति यह है कि पिछले साल उन्हें केंद्र सरकार 3 लाख करोड़ रुपए कम दे पाई जीएसटी में हिस्से के तौर पर, और पूरा साल हमने पिछले पूरे साल राज्य और केंद्र के बीच इसे लेकर काफी झगड़े की तरह देखे, और बाद में फाइनली उसके पहले से चला आ रहा है और फाइनली राज्य इस बात के लिए बाध्य हो गए कि वो जाके बाजार से कर्ज लें, क्योंकि केंद्र ने हाथ खड़ा कर दिया और कहा साहब तो परमात्मा का कहर है, ऊपर वाले का एक्ट ऑफ गॉड है, तो हम आपको पैसा नहीं दे सकते। अगले साल भी 3 लाख करोड़ रुपए का लॉस और होना है राज्यों को, जो अभी के आकलन बजट से मुझे मिल रहे हैं, उस हिसाब से इतना ही पैसा अगले साल भी केंद्र से कम जाएगा। पर इससे ज़्यादा बड़ा झटका जो राज्यों को लगने वाला है वो ये है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी में नुकसान की भरपाई की जो गारंटी दी है या जो बीमा किया है वो 2023 में खत्म हो जाएगा। अच्छा, वही बीमा 2016 से और 23 तक 5 साल का भी बीमा था। 16 में जीएसटी आया था, 2016 में वो बीमा खत्म हो जाएगा। केंद्र सरकार चुपचाप बैठी है, वित्त आयोग ने कुछ नहीं कहा है, किसी भी मंच से सरकार ने यह संकेत नहीं दिया है कि यह गारंटी आगे बढ़ाई जाएगी। ना वित्त आयोग, मतलब 2021 चल रहा है, 2 साल में बीमा एंड होने वाला है। वित्त आयोग की रिपोर्ट में अपेक्षित था कि ये बात आएगी। वित्त आयोग ये कहेगा कि इस गारंटी को और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि राज्यों को काफी नुकसान हुआ और अर्थव्यवस्था को मंदी से उबरने में लंबा समय लगेगा। और ये बात लंबे समय चली आ रही है कि आप राज्यों को ज्यादा शक्ति दीजिए और उससे ही अर्थव्यवस्था का विकास होगा। राज्यों को जीएसटी के दायरे में लाने की बाकी सारी चीजें अलग हैं। जो राजनीतिक सहमति बनी थी वो इस बिना पर बनी थी कि अगर आप उत्तर प्रदेश हैं, आप महाराष्ट्र हैं, आप केरल हैं, आप बंगाल हैं, जीएसटी अपनाने पर आपको जितने भी राजस्व का नुकसान होगा उसमें थोड़ी बढ़ोतरी के साथ उतना पैसा आपको केंद्र सरकार वापस करेगी। और इस बिना पर राज्यों ने टैक्स लगाने के अपने अधिकार
केंद्र सरकार को सौंप दिए थे और वो बाद में वो जीएसटी काउंसिल के पास चले गए थे। इसके बदले उन्हें 5 साल की गारंटी मिली थी। 5 साल का एक कानून पास हुआ था जिसमें कहा गया था कि 5 साल तक केंद्र सरकार उनको अगर जीएसटी के राजस्व में कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करेगी। उसका एक फार्मूला तय किया गया था, जो जिस फार्मूले में इकोनॉमी में ग्रोथ को भी जोड़ा गया था, यानी रेवेन्यू बायंसी जिसको कहते हैं, हम जोड़ा गया था। अब जो सबसे रहस्यपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे बड़ा झटका है, वो ये है कि वित्त आयोग ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है कि ये गारंटी 2023 के बाद आगे बढ़ाई जाए। केंद्र सरकार ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, सिफारिशें केंद्र सरकार के पास आ गई हैं। इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था जब थोड़ा थोड़ा मंदी से उबर कर खड़ी होगी और राज्यों को 2023 के बाद जो बड़ा नुकसान होगा और जीएसटी की दरें अगर कम होती तो और ज्यादा नुकसान होगा, उसकी भरपाई उन्हें अपने आप खुद करनी होगी। हमें फिर याद कर रखना जरूरी है कि पिछले केवल 1 साल की मंदी में 3 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल केंद्र सरकार से राज्यों को मिलने वाले हिस्सों में हुआ था। राज्यों की अपनी अर्थव्यवस्था में जो तबाही आई है और जो बर्बादी आई और उनके जो राजस्व टूटे हैं, वो एक अलग चीज है। एक इस झटके के ऊपर एक और झटका है, वो दूसरा झटका है। दूसरा झटका यह है कि केंद्र सरकार ने, वित्त आयोग ने अपनी ताजी रिपोर्ट में राज्यों के साथ जो टैक्स की हिस्सेदारी बांटना का फार्मूला है वो भी बदल दिया है। और वो फार्मूला भी बदल दिया है। यानी पहली चीज तो यह कि जीएसटी की रियायतें आने वाले समय तक नहीं बढ़ेंगी। क्या होगा जब जीएसटी से मिलने वाला कंपनसेशन खत्म हो जाएगा राज्यों के लिए, वो कहां से अपने संसाधन जुटाएंगे। दूसरी चीज ये कि जो फार्मूला बदला है, उस फार्मूले में कुछ नए पैमाने जोड़े गए हैं। नई व्यवस्था में पैमाने अच्छे हैं, प्रोत्साहक हैं और इस तरीके के आधुनिक सुधार होने चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण को इसमें एक महत्वपूर्ण पैमाना माना गया है। स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन की शर्तें रखी गई हैं। यानी जो राज्य काफी प्रोग्रेसिव पैमाने, जो राज्य इन पैमानों पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे, इससे पहले के जो पैमाने थे वो वित्तीय नियंत्रण को, घाटे को कम करने को लेकर थे। पैमानों में वित्त आयोग ने थोड़ा आगे जाकर प्रैग्मेटिक होते हुए, दूरदर्शी होते हुए सामाजिक सेवाओं से ज्यादा सोशल किया है उसको। लेकिन इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा क्या होने वाला, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंडिया रेटिंग्स की एक रिपोर्ट आई है अभी, जिसने वित्त आयोग की सिफारिशों का पिछले महीने आई है वो रिपोर्ट, जिसने वित्त आयोग की सिफारिशों का राज्यों की अर्थव्यवस्था पर असर का अध्ययन किया है। और ये बताती है कि भारत की 8 राज्य ऐसे हैं भारत में जिनका केंद्रीय करों में हिस्सा 24 से 118% तक गिर जाएगा। अच्छा। यानी अगर उनको इस नए पैरामीटर के चलते इस सिफारिश के पहले यदि अब उनको 100 रुपए मिलते थे तो उनको 80 रुपए मिलेंगे। और राज्य कौन कौन से हैं? इसमें आंध्र प्रदेश है, इसमें असम है, इसमें कर्नाटक है, इसमें केरल है, इसमें तमिलनाडु है, इसमें ओडिशा है, इसमें तेलंगाना है और इसमें उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश भी। ये राज्य हैं जिनका हिस्सा 24 से 118% तक, कर्नाटक का हिस्सा करीब 118% तक गिर जाएगा वित्त आयोग की सिफारिश के नए पैमाने लागू होने के बाद केंद्र और राज्य के बीच करों के कमोबेशी वैसे राज्य हैं जहां से जीएसटी कलेक्शन सबसे ज्यादा होता है। हाँ, होता है। अब यही विवाद की वजह जो आने वाले समय में, जिसे हम राजनीतिक रूप से अभी हमने इसकी राजनीति से ज्यादा हमने इसके ढांचे को समझने की कोशिश की राजनीतिक तौर पर। महाराष्ट्र, गुजरात और अरुणाचल के हिस्से में बढ़ोतरी हो रही है इस नए फार्मूले के हिसाब से। अब आप जिस राज्य में रहते हैं अपना राज्य उस हिसाब से देखिए और ये समझने की कोशिश राज्य का काम देखिए और पता चलेगा कि सरकार क्या करेगी। अगर आपको ये दिखता है कि आपके मोहल्ले में या आपके शहर में बगल में 1 साल पहले तक कोई एक पुल बन रहा था और पुल अब बनना बंद हो गया है, उस पर काम बंद हो गया है, या कोई सड़क अधूरी रुक गई है, तो आप इस रोशनी में देखिएगा कि सरकार के पास पैसा नहीं और आने वाले समय में रेवेन्यूज और कम मिलेंगे। उसको ये समझना जरूरी है। अच्छा, अब दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण बात है जो समझना है कि इसके साथ एक बहुत चतुर काम किया केंद्र सरकार ने, जिस पर हम लगातार चर्चा करते रहे, पर उसे यहां संदर्भ में लाना जरूरी है सिद्धांत, कि केंद्र के टैक्स में सेस और सरचार्ज का हिस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। सेस और सरचार्ज वो टैक्सेस होते हैं जिनका हिस्सा जिसमें राज्यों को कोई हिस्सा मिलता नहीं। केंद्रीय राजस्व में 2012 में इनका हिस्सा, वित्त आयोग की रिपोर्ट बताती है, केंद्रीय राजस्व में 2012 में इनका हिस्सा 10.4% था और अब 2021 में 19.9% हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो यानी केंद्रीय राजस्व का 20% हिस्सा तो ऐसा है जो राज्यों के साथ बांटा ही नहीं जाता। अगर केंद्र सरकार साल में 1000 रुपए का उदाहरण के लिए राजस्व कमाती है तो 80 रुपए ही बचते हैं जिसे वो राज्यों के साथ बांटा जाता है। ये
दो टैक्स के बाद हम तीसरे झटके पर आते हैं, जो तीसरा झटका है। तो अब हमारे सामने दो बड़ी तस्वीरें दिखती हैं। देश के 8 बड़े राज्यों को जितना पैसा केंद्र से सामान्य रूप से मिलता था टैक्स के हिस्से के तौर पर, उसमें कमी आएगी। दूसरी चीज है कि सभी राज्यों को भारत में जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई की जो गारंटी दी गई थी वो 2023 में खत्म हो जाएगी, और जीएसटी में होने वाला नुकसान लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 3 साल 4 साल में भी 7% 8% की ग्रोथ से नहीं बढ़ने वाली, बल्कि केंद्र सरकार के ऊपर लगातार यह दबाव रहेगा कि वो टैक्स रेट्स कम करे जीएसटी की, लोगों का मांग बढ़ाने के लिए, और उसका सीधा नुकसान राज्यों के खाते में जाएगा। और इसलिए मैं खर्चा पानी के उस एपिसोड की तरफ इशारा भी करूंगा, इसलिए वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को नहीं लाया जाएगा, यही वजह थी। इसलिए क्योंकि ये जो नुकसान आने वाले समय में अगले 2 साल में दिखाई दे रहा है, राज्यों को राजस्व में होने वाला नुकसान है, उसकी भरपाई के लिए सिर्फ हम ही और आप निचोड़े जाएंगे। पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ेंगे, राज्यों के भी और केंद्र के भी, ये परिस्थिति। अच्छा, यार राज्यों के लिए सरकार एकदम वो परफॉर्मेंस के एकदम नए पैमाने सेट कर चुकी है, और वो एकदम प्राइवेट कंपनियों के अप्रेजल सिस्टम की तरह काम करने वाला है। ये अप्रेजल सिस्टम उन राज्यों को तो फायदा करेगा जिनकी वित्तीय स्थिति ठीक है, पर भारत में सारे राज्यों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। और कोई राज्य प्रोड्यूसर है, कोई राज्य बड़ा कंज्यूमर है, कोई प्रोड्यूसर है, किसी के पास कोई इंडस्ट्री नहीं है, किसी के पास केवल एग्रीकल्चर है, किसी बिहार जैसे छोटा इतना बड़ा राज्य पर इंडस्ट्री बहुत छोटी है, कोई केवल सर्विसेज इकोनॉमी पर चलता है। अब एक और चीज समझिए जो इस बात पर तय करेगी कि आप किस राज्य में रहते हैं, उस राज्य में आपके विकास की संभावना है कितनी, उस राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ग्रो करेगा, उस राज्य में कितने नए निवेश आएंगे, इस पर है कि वित्त आयोग ने केंद्र से राज्यों को जो जाने वाली ग्रांट्स हैं, केंद्र 2 तरीके से पैसा देता है राज्यों को, एक पैसा देता है टैक्स में हिस्से के तौर पर, और एक राज्यों की योजनाओं को केंद्र सरकार अनुदान देती है, ग्रांट देती है, अनुदान का हिस्सा है। इसमें अनुदानों में तो केंद्र सरकार वित्त आयोग ने बढ़ोतरी की है और खासतौर और उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है, लेकिन शिक्षा, बिजली और खेती के लिए जो भी ग्रांट मिलेगी वो परफॉर्मेंस की शर्त पर मिलेगी। अब आप 3 महत्वपूर्ण चीजें देखिए, जो छोटे है, शिक्षा के लिए जो पैसा केंद्र सरकार देगी उसमें शिक्षा पर अच्छा प्रदर्शन राज्यों को करना होगा, बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे तब पैसा आएगा, यानी उन्हें शिक्षा में ज्यादा काम करना पड़ेगा। बिजली में कोई भी अनुदान तब मिलेगा जब बिजली के घाटे कम होंगे, और खेती में अनुदान तब मिलेगा जब खेती की परिस्थिति ठीक होगी। अब यहां एक दुविधा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्य हैं कि अगर आपको शिक्षा बेहतर करनी तो शिक्षा में पैसा डालना होगा, ज्यादा टीचर भर्ती करने होंगे, आपके अनुदान कम होते हैं, ज्यादा स्कूल बनाने होंगे, ज्यादा मॉडर्न सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे एजुकेशन सिस्टम में, तभी तो आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा। अगर आज आपके यहाँ ड्रॉप आउट रेट x है और अगले साल के परफॉर्मेंस अप्रेजल में उसको -x होना है, तो आपको उतने शिक्षक भर्ती करने पड़ेंगे, उतने बच्चों के लिए व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी। अब ये कैच-22 है कि जिन क्षेत्रों में उन्हें बेहतर प्रदर्शन करना है वहां ज्यादा पूंजी का निवेश राज्यों को करना है, ज्यादा पैसा लगाना है, और उन क्षेत्रों में जब तक ज्यादा पैसा नहीं लगाएंगे तब तक ना तो उनको अनुदान मिलेंगे और ना उनको टैक्स में हिस्सा मिलेगा। ये गुत्थी है जो इससे निकलती। हाँ, ये तो बातें मतलब अंशुमान जी मतलब हो गई कि जो केंद्र की बात हो गई, केंद्र क्या दे सकता है, किन आधार पर देगा और किन आधार पर नहीं देगा। कई राज्यों की स्थिति, जो बच्चे कंज्यूमर थे, बहुत अच्छा जीएसटी कलेक्ट करते थे, उनकी हालत गिरने वाली है। लेकिन इन सब में एक बड़ा हिस्सा टैक्स का है, टैक्स के माफ़ कीजिएगा, बहुत बड़ा हिस्सा लोन का है, कर्ज का है। कर्ज की जो भरमार है राज्यों के ऊपर, उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें साफ होती हैं, चीज़ों को एक दिशा मिलती है उन बातों को समझने की कि राज्यों के कर्ज की क्या स्थिति है, उन कर्ज से आगे की तस्वीर कैसे देखी जाएगी। अब दूसरे पहलू पे आते हैं, जो आपने, ये बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी, क्योंकि राज्यों के जब रेवेन्यूज गिरेंगे और केंद्र से ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा तो व्यवस्थाएं चलानी है, तनख्वाहें बांटनी हैं, बिल पे करने हैं राज्यों को जैसे हमें पे करने होते हैं, तो उनकी बारोइंग्स बढ़ेंगी। और इसका पहला संकेत हमको 2019 में ही मिल गया था जब राज्यों की बारोइंग्स बढ़ना शुरू हुई थी, और पिछले साल तो रिकॉर्ड बारोइंग हुई। अब केंद्र सरकार ने कोविड की मंदी के बाद, केवल केंद्र सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो अपनी सारी संपत्तियों की सेल लगाने जा रही है, एसेट सेल करने जा रही है, हम उस पर लगातार चर्चा करते हैं कि हवाई अड्डा भी बिकेगा, रेलवे भी बिकेगी, पावर ग्रिड भी बिकेगा, बैंक भी बिकेंगे, पीएसयूज भी बिकेंगे, रेलवे के लिए तो मना किया है, रेलवे स्टेशन शायद रेलवे स्टेशन और रेलवे के ट्रैक बेचे जाएंगे, तो ये एसेट्स बेचेंगे। पर राज्यों के पास मोनेटाइजेशन के लिए इतनी बड़ी पाइपलाइन नहीं है, उनके पास ना तो इतनी एसेट्स हैं जिनको वो मोनेटाइज कर सके, और ना उन एसेट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी है सिद्धांत कि उन्हें सही पैसा मिल सके। और हमें यह ध्यान रखना होगा कि भारत में सार्वजनिक उपक्रम विनिवेश के मामले में राज्यों का रिकॉर्ड बहुत खराब है। राज्य
भारत का कोई भी राज्य सफलता के साथ सरकारी उपक्रमों को, जो राज्य सरकार के उपक्रम हैं, उन्हें बाजार में बेच नहीं पाया है, कुछ एक अपवाद उदाहरणों को छोड़ दिया जाए। इसलिए इस वित्त वर्ष में 7 अप्रैल से और 16 मार्च तक, जब हम आज इसको डिस्कस कर रहे हैं, इससे ठीक पहले तक की जो परिस्थिति है, सिद्धांत, ये जो असर भविष्य में आने वाला वो अभी से दिखने लगा है। 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर बाजार से 8.24 लाख करोड़ रुपए का कर्ज उठा चुके हैं। करीब 8,24,000 करोड़ का कर्ज उठा चुके हैं। ये पिछले साल से 31% ज्यादा है, 31%, लास्ट ईयर से 31% ज्यादा है। और इसमें भी मध्य प्रदेश, झारखंड और सिक्किम पिछले साल से दोगुना कर्ज ले चुके हैं, और कई राज्यों को कर्ज पर 7% और उससे ऊपर का ब्याज देना पड़ रहा है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि जीएसटी के नुकसान की भरपाई अगले साल भी केंद्र सरकार नहीं करेगी। लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अगले साल भी राज्यों को होना, यानी जो वित्त वर्ष 31 मार्च को खत्म होगा उसके बाद वाले में। यह माना जा रहा है कि अगले साल केंद्र सरकार को करीब 2.2 लाख करोड़ रुपए के एडिशनल बारोइंग्स या कर्ज और उठाने होंगे। यानी अगले साल 2021-22 में राज्यों के कुल बारोइंग्स या कर्ज 10 लाख करोड़ से ऊपर निकल सकते हैं। अब हम पूरी परिस्थिति समझ के देखें कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है इन राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं में। एक कि जीएसटी का में मिलने वाली क्षतिपूर्ति वाला जो टैप था वो बंद हो जाएगा। केंद्र सरकार से जो मिलने वाला पैसा है वो नई शर्तों के तहत मिलेगा, और उसमें हिस्सा सभी प्रमुख राज्यों का, जहां बेरोजगारी कुछ राज्यों की 180 डिग्री पलट जाएगी। हाँ, तो बहुत सारे राज्य जहां पर बेकारी की बड़ी समस्या है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, जहां शिक्षा और हेल्थ में निवेश की जरूरत है, उनका केंद्रीय करों में हिस्सा कम होगा। और तीसरी चीज ये कि अगर केंद्र से अनुदान मिलेंगे तो बेहतर परफॉर्मेंस की शर्त पर मिलेंगे, जहां पर बड़ा निवेश करना होगा। ऐसी परिस्थिति में आप जिस राज्य में रहते हैं वहां 2 बड़े बदलाव होने वाले हैं, और यही सबसे बड़ा उलटफेर है जो आने वाले समय में हमें दिखाई देगा। सबसे पहला बदलाव यह होगा कि केंद्रीय करों में का हिस्सा घटने और जीएसटी की क्षतिपूर्ति खत्म होने के बाद बड़े राज्यों में जिंदगी और कारोबार की लागत बढ़ेगी। जो ऐसे राज्य, क्योंकि उन्हें टैक्स लगाने पड़ेंगे, उनके पास बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, तो अपने स्तर पे टैक्स इंपोज करना शुरू करेंगे। हाँ, वो नए तरीके ढूंढेंगे टैक्स लगाने के जो जीएसटी के बाहर हों। पेट्रोल डीजल की कीमतें तो खैर नहीं कम होंगी। जमीन के पंजीकरण के टैक्स, वाहन पंजीकरण के टैक्स, बिजली की दरें और बहुत सारे ऐसे हिस्से जो जीएसटी से बाहर हैं, उन टैक्सों को बढ़ाए बिना ये जो झटका आने वाला है इसे राज्यों के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। तो जो राज्य अच्छी परिस्थिति में होंगे वो शायद अपने यहाँ उद्योगों को रियायतें दे पाएंगे, पर बाकी राज्यों की परिस्थिति बिल्कुल नहीं होगी कि वो अपने खजानों को संभाल सकें। और दूसरी चीज ये कि राज्यों पे कर्ज देनदारी का नया साइकिल 2 साल बाद शुरू हो जाएगा। जो उन्होंने कर्ज चुकाया था उसे वो वापस करेंगे, तो इसलिए भी उनको नए टैक्स लगाने पड़ेंगे, और या उन्हें अपने सरकारी उपक्रमों की बिक्री शुरू होनी होगी, जिसका संकेत 2-3 दिन पहले केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों को भी आगे आना चाहिए और अपने हर मंत्रालय को टारगेट देते हुए उन्होंने राज्यों को भी आगे आना चाहिए, और उनके जो पब्लिक सेक्टर है उनका प्राइवेटाइजेशन करके उनको छोड़ा जाए। तो अब ये चीज जो हमारे सामने है ना, वो हम जो वॉरेन बफे की बात कह रहे थे, जिस ओवेरियन लॉटरी की बात कह रहे थे। अब जब आप इस रोशनी में भारत के राज्यों के खजानों का नक्शा देखें, खजानों का तापमान परखने की कोशिश करें, और ये देखने की कोशिश करें, क्योंकि इकोनॉमी हमेशा लॉन्ग टर्म होती है, हमेशा प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है, तो हमें ये दिखाई देगा कि कितने ऐसे राज्य होंगे जो जिस तरीके की रिकवरी या जिस तरीके की ग्रोथ की उम्मीद हम कर रहे हैं, या जिस तरीके के वादे सरकारों ने चुनाव में किए हैं, जितने रोजगार देने के वादे किए हैं, इतने लाख, इतने वो सारे वादे और जिस तरीके की उम्मीदें उसकी युवा आबादी के अंदर, वो पूरी कैसे करेंगे? उनके फिनांसेस का तो पूरा ढांचा ही बदलने वाला है। फाइनेंस का पूरा ढांचा एकदम से चेंज हो जाएगा। अब यहाँ एक और सवाल है कि अक्सर हमारे सामने ये चर्चा में कहा जाता है कि साहब वो एक डबल इंजन की सरकार होती है, एक सिंगल इंजन की सरकार। हाँ, ये तो कई बार मतलब पॉलिटिकल नारे की तरह इस्तेमाल होता है कि साहब डबल इंजन की सरकार होगी इस राज्य में तो बहुत कुछ अच्छा चलेगा। इसका भी सच जानना जरूरी है हमारे लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि राजनीति के वादे और चुनावी वादों से अलग अगर आप भारत में राज्यों की आर्थिक विकास दर का पिछले 7, 8, 10 सालों का रिकॉर्ड देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि 2016 से 2020 के बीच में इंडिया रेटिंग्स की एनालिसिस है, केवल हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात और तेलंगाना
ये 4 ऐसे राज्य थे जिनकी आर्थिक विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से ज्यादा थी। ठीक है। सिर्फ 4 राज्य। अब इसमें आपने अपने हिसाब से राजनीतिक हिसाब किताब लगा लीजिए कि कहाँ किसकी सरकार थी और कौन सा राजनीतिक दल था, और आपको प्रिटी डाइवर्स पॉलिटिकल सीन मिलेगा इन राज्यों में। ऐसे 4 2020 तक की बात कर रहे हैं। 2020 तक का आंकड़ा हमने जानबूझकर इसलिए लिया क्योंकि 2020 के बाद के आंकड़े को बेस बनाने का कोई मतलब नहीं है। इकोनॉमी वो तो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी। 2016 से 2020 के बीच में केवल 4 राज्य ऐसे थे जिनकी आर्थिक विकास दर राष्ट्रीय औसत से ऊपर थी, बाकी सब जस के तस थे, उसके नीचे थे। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी की सरकार अगर राज्य में, तो कोई राज्य का विकास का रिकॉर्ड बना देगा और वो देश की आर्थिक विकास दर को पछाड़ देगा और बहुत आगे निकल जाएगा। ये सारी चीजें सिर्फ चुनाव के भाषणों तक तो ठीक हैं, पर जब आप आंकड़ों के तौर पर देखते हैं तो हर सरकार का अपना बजट है, हर राज्य की अपनी आर्थिक जरूरतें और चुनौतियां हैं। और हमने ऐसा कुछ नहीं देखा है कि अगर केंद्र में जिस राज्य की राजनीतिक दल, केंद्र और राज्यों में एक ही दल की सरकार हो तो कोई राज्य बहुत खास, कोई बहुत बड़ी विकास दर हासिल कर लेता है। कम से कम जो मैक्रो इकोनॉमी के आंकड़े हैं वो हमें दिखाते हैं। अब यहां क्या है कि जब ये हम जो पूरी की पूरी चुनावी, कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी की सरकार थी। हाँ, मतलब आप हिसाब लगा सकते हैं, लोग बहुत समझदार समझ लेंगे कि किस राज्य में किसकी सरकार थी इस दौरान, और उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या है कि मतलब आप इस एग्जांपल से भी देख सकते हैं कि यूपी का जो घाटा हो रहा है, इसमें यूपी में भी भाजपा की सरकार है। अब लेकिन वित्त आयोग की सिफारिशों का असर पड़ रहा है उत्तर प्रदेश पर। उसके पर मतलब इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट बताती है कि उसका हिस्सा घट रहा है, और वो 28 से शायद 28 से 118 वाला जो रेंज है इस बीच में है, काफी ज्यादा ठीक ठाक हिस्सा घट रहा है। आप सोचिए आने वाले सालों में जब राज्यों के पास ज्यादा खर्च की जरूरत है, मंदी से उबरने के लिए उन्हें ज्यादा पैसे डालने हैं इकोनॉमी में, ज्यादा पुल सड़कें बनानी है, ज्यादा लोगों को रोजगार देना, तब उनके पास फंड्स और शॉर्ट नहीं होंगे, और अगर कर्ज लेते हैं तो उनकी अर्थव्यवस्थाओं को, राज्य सरकारों के साथ एक और चीज समझना जरूरी है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकारें नहीं है। केंद्र सरकार के लिए रिजर्व बैंक ये कोशिश करता है कि वो बॉन्ड मार्केट को समझाए, दुलारे, फुसलाए और ये कहे कि तुम भाई महंगा कर्ज मत करो। राज्य सरकारों के लिए बैंक बहुत रूथलेस और बहुत क्रूर होते हैं। आपकी बैलेंस राज्य सरकारों की, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, जो पब्लिक डेट डिपार्टमेंट है वहां बहुत सारे लोग जो राज्यों के बॉन्ड्स में डील करते हैं उनसे, कि राज्य सरकार का जब अधिकारी जाता है कर्ज लेने के लिए तो उसकी बैलेंस शीट देखकर उसको कर्ज दिया जाता है कि आपके पास कितना कर्ज है और उसको चुकाने की हैसियत क्या है और उसका रेवेन्यू कितना है। उसको एक तरह से एकदम नॉर्मल कर्जदार की तरह ट्रीट किया जाता है। इसलिए आप देखिए ना कि कई राज्यों को तो शॉर्ट टर्म प्रिविलेज नहीं दिया मिलता है, कई राज्यों को तो शॉर्ट टर्म कर्ज जो है वो होम लोन के रेट से भी ज्यादा, जिस रेट पे हमें आपको होम लोन मिल सकता है उससे भी ज्यादा दर के ऊपर कई राज्यों को कर्ज मिल रहे हैं, जबकि वो राज्य सरकार हैं, सॉवरिन है, वो सॉवरिन सरकार है। लेकिन वहां बैंक कोई मुरब्बत नहीं दिखाते, वो देखते हैं कि आपकी कमाई 10 है, आपका खर्चा 50 है और कर्ज आप 100 लेने वाले हो, तो फिर ज्यादा ब्याज दो क्योंकि उतना रिस्क हमारे पास है जितना हमें लेना पड़ेगा। अब क्या है कि जब भी ये लगातार जो चुनावी चौकसी चलती रहती है, इससे निकलकर शायद केंद्र सरकार को राज्यों के साथ बैठकर नए सिरे से मंदी से उबरने की रणनीति बनानी होगी, क्योंकि ये रणनीति जैसे चल रही है, जैसे बनाने की कोशिश हर राज्य, हमने अभी राज्यों के बजट देखे, मतलब आप सिद्धांत एक के बाद एक बजट पढ़ते चले जाइए, बजटों में कोई बदलाव ही नहीं है। हम इतनी गहरी मंदी में जा चुके हैं, राज्य सरकारें वही बातें, उसी तरीके की स्कीमें, वही योजनाएं, बजटों में जो आने वाली समस्या है या आने वाली चुनौतियां हैं उनको लेकर भी कोई बहुत इनोवेशन, कोई बहुत बड़ी नई चीजें राज्य सरकारों के बजटों में नहीं दिखाई देती। हम वापस वारेन बफे की बात पर आते हैं कि अगले 2-3 साल में ये तय होगा कि आप उस ओवरऑल लॉटरी वाले राज्य में है कि नहीं है वो राज्य जो अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएंगे, कारोबार की लागत कम रख पाएंगे, टैक्स कम रख पाएंगे, बिजली की दरें कम रख पाएंगे, बल्कि पेट्रोल डीजल भी अपने राज्य में सस्ता रख पाएंगे और लोगों की जिंदगी, जीवन स्तर बेहतर कर पाएंगे और सरकारी सुविधाओं को सहज बना पाएंगे, वो राज्य तेजी से आगे बढ़ेंगे। यानी भारत के जो इकोनॉमिक स्पेस में या भारत के आर्थिक भूगोल में जो गहरी असमानता पहले से ही है, क्योंकि भारत के सारे राज्य एक तरह से ग्रो नहीं करते, वो असमानता इस कोविड से उबरने के बाद और ज़्यादा तेजी से बढ़ेगी। और इसलिए हम आगे आने वाले समय में माइग्रेशंस, एक राज्य से दूसरे राज्यों में लोगों का जाना देखेंगे। और शायद राजनीति ये तो समझ रही है
कि उसे वोट कैसे लेने हैं, इसलिए वो हरियाणा और झारखंड जैसे फैसले लिए जा रहे हैं। पर वो ये नहीं समझ पा रही है कि ये जो पूरी आर्थिक चुनौती आ रही, इसका समाधान कैसे निकाला जाए। वो ये तो समझ रहे हैं कि नहीं, हमारे यहाँ लोग नौकरी मांगने आएंगे और हमको वोट चाहिए, तो मैं अपने लोगों के लिए नौकरी संरक्षित करनी पड़ेगी। पर देश के भीतर चूंकि लेबर मार्केट कॉमन है, जॉब्स मार्केट कॉमन है, तो ये जो पूरा घटनाक्रम है भारत के जॉब मार्केट में, लेबर मार्केट में किस तरीके के बदलाव किया जाएगा, राजनीतिक दल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री इस चिंताओं से बहुत ज़्यादा वाकिफ या बहुत ज़्यादा सक्रिय इस पर नहीं दिखाई देता। समस्याएं राज्यों की ज़्यादा हैं, उनके लिए सोचने के इसका की ज़रूरत ज़्यादा है इस समय। सवाल हैं हमारे पास पिछले एपिसोड पे 2-4 जो आए हैं, हम उन पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और मुझे खोलना पड़ेगा ज़रा सा मोबाइल, क्योंकि मैंने वहीं पे नोट आउट करके भेजा था अंशुमान जी को भी जी। हाँ, कंचन सिंह का सवाल है, पूछ रही हैं कि व्हाट इन्वेस्टमेंट डिड यू सजेस्ट टू दिस सेविंग पॉपुलेशन हु डोंट नीड एनी लोन बट जस्ट वांट टू अर्न अ बिट मोर फ्रॉम देयर सेविंग। बहुत ज़्यादा जो लोन नहीं चाहते हैं, लेकिन अपनी सेविंग से थोड़ा कुछ बचाना चाहते हैं, थोड़ा कुछ कमाना चाहते हैं। ये सवाल कई लोगों ने इसके बाद पूछा और मुझे लगा था कि स्वाभाविक है कि आपकी चिंता होगी। बचत के बारे में दरअसल जब भी हम कभी फिनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, बचत की बात करते हैं, निवेश की बात करते हैं, सिद्धांत तो ये फैसले बहुत हद तक व्यक्तिगत होते हैं, क्योंकि ये तय होना चाहिए कि आपकी कमाई कितनी है, उसका कितना % आप सेव करते हैं, आपका फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आपकी लायबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो ये बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। पर हमको अभी तात्कालिक तौर पर जो परिस्थिति दिखाई दे रही, उसमें पहली चीज़ ये समझना जरूरी है कि फिक्स्ड इनकम वाले विकल्प बाजार में बहुत कम हैं, और अगर 1-2 विकल्प हैं तो उनमें उतनी लिक्विडिटी नहीं है। तो मैं एक सामान्य जनरल स्ट्रेटजी बता सकता हूं, जो लोग मुझसे बात करते पूछते हैं उन्हें बताता रहता हूं, कि आप कम से कम अपनी बचत के सारे अंडे बैंक खाते की बास्केट में ना रखें। आप ये सोचने की कोशिश करें कि आपको कितनी ऐसी बचत है जो लिक्विड के तौर पर चाहिए, जिसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, उसे आप बैंक में रखें और उस पर नुकसान उठाने को तैयार रहें, क्योंकि उस पर नुकसान होता जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर आप किसी और जोखिम भरे निवेश के विकल्प में नहीं जाना चाहते हैं तो बेहतर यह है कि, और अगर आप 4-5 साल रुकना चाहते हैं तो आप स्मॉल सेविंग्स स्कीम में जब तक मिल रहा है थोड़ा ज़्यादा 7% 8% का एनएससी में, लघु बचत योजनाओं में, वहाँ थोड़ा पैसा शिफ्ट करें और ट्रांसफ़र करें, तो कम से कम आपको आज की परिस्थिति में थोड़ा बहुत तो पैसा मिल जाएगा। आज की परिस्थिति में तो बैंक में रखा हुआ पैसा आपका 12 साल में दोगुना होगा। 12 साल में दोगुना होगा अगर आप रूल ऑफ 72 अप्लाई करें जिसको कि आप तो 12 से 13 साल में दोगुना होगा। तो आप अपनी बचत को इस हिस्सों में बांटें कि कुछ बचत आपको लंबे समय के लिए चाहिए, उस पर तो कम से कम लंबा रिटर्न, थोड़ा सा रिटर्न ले लिया जाए, और थोड़ी बचत जो आपको लिक्विड के तौर पर चाहिए उसे आप अपने सेविंग बैंक्स में रख सकते हैं, और उस पर बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने बचत करने वालों की तरफ ना तो ध्यान दिया है, ना बचत के भारत में उतने विकल्प हैं। हाँ, थोड़े आप उत्साही हैं, थोड़े जोखिम पसंद हैं, थोड़े सक्रिय हैं, तो एक हिस्सा निकालिए, म्यूचुअल फंड में जाइए, वहाँ रिटर्न अभी 12% 13% के आसपास मिल जाते हैं एसआईपी में। और जोखिम पसंद है तो आप स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ने की कोशिश करिए, वाया म्यूचुअल फंड बढ़ने की कोशिश करिए। लेकिन एक समझना ज़रूरी है कि जो भारत में इंटरेस्ट रेट का पूरा सिनेरियो है, जो पिक्चर हमने पिछली बार डिस्कस किया था, उसमें आपको बैंकों पर निर्भर रहकर कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है। आपको खुद बहुत चतुरता के साथ, समझदारी के साथ, किसी की सलाह के साथ अपने इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल को कंसिस्टेंटली चेंज करते रहना पड़ेगा, उसमें लगातार बदलाव करते रहने पड़ेंगे, और ये देखना पड़ेगा कि आपको कितना पैसा तात्कालिक खर्च के लिए चाहिए, कितना पैसा 4 साल बाद चाहिए, कितना पैसा 15 साल बाद चाहिए। और इस सीक्वेंस में जब आप बचत अरेंज करेंगे तो ये डिफ़िकल्ट समय, जो बचाएंगे तो गंवाएंगे वाला जो दौर है, तभी उससे बच पाएंगे। हाँ, ये इसी से जुड़ा एक सवाल है। सुनील पूछ रहे हैं कि तो क्या हमें अपनी सेविंग्स बैंक से निकाल लेनी चाहिए? नहीं, मैंने चूंकि और लोगों के सवाल थे, तो मैंने बैंक से आप सेविंग निकाल कर कहाँ ले जाएंगे? मेरा मानना है कि बैंक, मतलब हार्ड कैश थोड़े घर में रखेंगे। बैंक से, क्योंकि भारत में और कोई दूसरा रास्ता नहीं। पर मैं 2 तरीके की बैंक्स में सेविंग है। एक वो सेविंग्स है जो लॉन्ग टर्म सेविंग्स है, जो टाइम डिपॉजिट्स हैं, एफडी के डिपॉजिट्स हैं, आप 5 साल 4, और एक वो सेविंग है जो आपके सेविंग बैंक में पड़ी हुई, जो आपका लिक्विड है, जो आपका कैश है, कि आपको जरूरत पड़ी तो आपने वो पैसा निकाल लिया। तो इन दोनों का फर्क समझने की कोशिश करिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म सेविंग करनी है तो फिर बाजार में वो विकल्प ढूंढने की कोशिश करिए जहां आपको 5 साल बाद पैसा चाहिए। तो फिर 5 साल में अगर स्मॉल सेविंग स्कीम्स में बेटर रिटर्न मिल रहा है तो वहां पैसा लगाइए, अगर आप 5 साल तक के लिए उस इन्वेस्टमेंट को रोकना चाहते हैं। बैंक से निकाल के ले जाने में आपका कुछ नहीं मिलने वाला है, और आप कहाँ ले जाएंगे? तो वो बैंक तो ज़रूरत
हैं जहां पर पैसा रखा जाएगा। पर यह बात ध्यान से दे के रखिए चलिए कि बैंकों में अब अच्छा ब्याज दर शायद ही कभी मिले। वो दौर जो हमने 2012, 13, 11 में देखा था 7%, 8% के रिटर्न थे, वो दौर लौटने वाला नहीं। तो बैंक में उतनी ही बचत रखिए जितनी बचत आपको लिक्विडिटी के लिए ज़रूरत है। बाकी बचत के लिए अन्य विकल्प तलाशिए, जिस पर हमने भी एक मोटा मोटा खाका बताने की कोशिश की। हाँ, प्रत्यूष गोसाई हैं, वो पूछ रहे हैं कि हे टीम, ग्रेट शो, बहुत थैंक यू, शुक्रिया। आपको क्या लगता है कि दिस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लो बोरोइंग रेट, श्रिंकिंग कंजप्शन और लो सेविंग इंटेंट रियल एस्टेट मार्केट को अफेक्ट करेगा? रियल एस्टेट मार्केट को इफेक्ट करेगा, क्योंकि देखिए रियल एस्टेट मार्केट पे हम कभी विस्तार से भी चर्चा करेंगे, अर्थात में हमें वो हमारे पास एक पेंडिंग सब्जेक्ट है। रियल एस्टेट मार्केट में 3-4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से प्ले करते हैं भारत में। रियल एस्टेट मार्केट में पहली चीज़ तो ये कि लोगों की बारोइंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और बारोइंग कैपेसिटी या बारोइंग रिस्क, क्योंकि बारोइंग अपने आप में एक रिस्क है, बारोइंग कैपेसिटी तब आती है जब आपको ये पता हो कि आपकी इनकम कंसिस्टेंटली 10 साल 15 साल तक बढ़ती रहेगी और आप वो किस्त चुका पाएंगे। चूंकि जितनी अनसर्टेनिटी, जितनी अनिश्चितता है बाजार में नौकरियों को लेकर, तनख्वाहों को कटने को लेकर, तो रियल एस्टेट जैसे या मकान खरीदने जैसे लोगों में लोग कम निवेश करेंगे। वही करेंगे जिनके पास या तो सरप्लस सेविंग्स हैं और बहुत छोटा हिस्सा है, या जिन्हें ये पता है कि वो आगे निवेश कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं और मकान के लिए और आपके पास पैसा है, तो इससे अच्छा तो कोई समय नहीं है। हाँ, होम लोन बहुत सस्ते हैं, लेकिन ये देखिएगा कि क्या वो लोन आप चुका पाते हैं कि नहीं चुकाते। और रियल एस्टेट मार्केट इसी उलझन में फंसा हुआ है। तो रियल एस्टेट में आपको ये दिखाई देगा थोड़े समय के बाद कि टॉप एंड प्रॉपर्टी के मार्केट में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई देना शुरू होगी। मतलब जो प्रीमियम फ्लैट्स हैं जहाँ पर जो रिच और वेल्थी पार्ट है उनके, वो चूंकि 2 चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे। एक तो प्रॉपर्टी का प्राइसेस गिरे हैं उनको उसका फ़ायदा मिलेगा, और सस्ते कर्ज का फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए जो टॉप लाइन प्रॉपर्टी है, जो महंगी प्रॉपर्टी है, उस बाजार में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी, थोड़ी थोड़ी रिकवरी हमें आने वाले समय में दिखाई देगी। पर उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारत में मेजर प्रॉपर्टी बाजार तो आम लोगों के लिए है कि जो 2 BHK 3 BHK के मकान खरीदते हैं। वहाँ लोगों के लिए सबसे पहली ज़रूरत यह है कि अपनी इनकम के लिए को लेकर सिक्योर हो सकें। क्योंकि जब संकट आता है, जब मंदी आती है, तो लोग बचत को भविष्य के किसी संकट के लिए रोकने की कोशिश करते हैं, बजाय कि वो कर्ज के जाल में चले जाएं। ये तो हो गई, ये तो आपके सवालों पर बातचीत हो गई और अर्थात हो गया वो हिस्सा जिस पर आप लोग बार बार कहते हैं कि ये हिस्सा आने पर बहुत अच्छा लगता है हमको। ये है वो हिस्सा जहाँ पे मैं और अंशुमानी डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने पिछले एक आध हफ्ते में क्या पढ़ा, क्या देखा, क्या सुना। मैं एक नई किताब पढ़ रहा हूँ सिद्धांत, अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने मंगाई, उसको पढ़ना शुरू किया। वो किताब है मेक थिंक इमेजिन, जॉन ब्राउनर की किताब है, और इंजीनियरिंग एंड फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि अभी तक हम जितनी किताबें पिछले 10-12 साल में पढ़ रहे थे ना, सब IT पे थी, सूचना तकनीक पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, मशीन लर्निंग पर, साइबर पर। इंजीनियरिंग कहीं हमारे से पीछे छूट गई, जबकि इंजीनियरिंग फंडामेंटल साइंस है जिस पे दुनिया आगे यहाँ तक आई है। चाहे आप हार्डवेयर बनाएं या आप सॉफ्टवेयर बनाएं, इंजीनियरिंग आपकी ज़िंदगी में शामिल है। मतलब वो बिल्कुल स्टील की तरह लगी हुई है। तो बहुत दिनों बाद कोई ऐसी किताब आई है जो इंजीनियरिंग का फ्यूचर क्या है, इंजीनियरिंग में कौन सी चीज़ें इमेजिन की जा रही हैं, इंजीनियरिंग में कौन सी चीज़ें बदलने वाली, उस पर केंद्रित। बड़ी दिलचस्प सी किताब है, और बहुत मुश्किल से मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था कि इंजीनियरिंग में नया क्या हो रहा है ये पता चले। तो ये जॉन ब्राउन की किताब अभी आई है, मैं उसको पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जो इंजीनियरिंग में रिसर्च हो रही है आने वाली, उस पे फोकस करें। अगले हफ्ते तक मैं आपको कुछ दिलचस्प एनेक्डोट उससे बता पाऊँगा। ज़रूर। देखा कुछ? हाँ, मैंने एक तो जो चलते फिरते थोड़ा सा समय मिला था तो मैंने लास्ट जार देखी इस पे नेटफ्लिक्स पे, क्योंकि वो लास्ट जार की का जो पार्ट है वही पार्ट वहाँ से ही रशिया में क्रांति शुरू होती है। तो वो एपिसोड में देख पाया। 1-2 मैंने डाउनलोड करके रखी हैं, कुछ जिन्हें देखने का भी इस बार समय नहीं मिल पाया, तो मैं अगली बार उनको देख के फिर उनके बारे में बताऊँगा। अच्छा, बढ़िया। तो मैं बता दूं कि मैंने बॉम्बे बेगम देख ली। हाँ, मुझे ये मैं पर्सनल नोट पे भी बता सकता था, लेकिन ठीक है, बात चल गई तो बॉम्बे बेगम की बात कर दूं। पूजा भट्ट मुझे पसंद है, इसलिए उनकी मूवीज़ और उनकी सीरीज़ वगैरह देखना पसंद है, तो इसलिए वो देख गया मैं। ब्रुकलिन 99 का एक बार मैंने जिक्र किया था, आपको याद होगा, तो ब्रुकलिन 99 पूरी देख गया।
और बैठे बैठे दास्तान हिमालय जो शेखर पाठक की किताब थी, इसका एक खंड मैंने पिछले हफ्ते तक पढ़ा था, उसके दोनों खंड मैं पढ़ गया हूँ। अच्छी किताब है, ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर आपको हिमालय इकोलॉजी और उसको सब कुछ को एकदम आसान और किस्से की तरह अगर समझना है तो बहुत ज़रूरी किताब। बहुत अच्छे लेखों का संग्रह है, बहुत सारे नक्शे, बहुत सारे चित्र, फोटोग्राफ, सब कुछ उसमें शामिल है। एक किताब है, मुझे लगता है आपने पढ़ी होगी, मेरे हाथ अभी लगी है इसलिए मैं अभी पढ़ रहा हूँ, द डिनायल ऑफ डेथ। हाँ, वो अर्नेस्ट बेकर है, वो उसको 74 का पुलित्ज़र मिला था। वो डेथ के अराउंड जो साइकोलॉजी है उसको लेकर उसमें बातचीत है। तो मैंने उसको कल ही पढ़ना शुरू किया और मतलब मैं इस बात को सच कहूँगा कि बॉम्बे बेगम भी मैंने कल ही देखी और ये भी मैंने कल ही पढ़ना शुरू किया। ये एक रहता है कि अर्थात है लोगों को बताना होगा कि क्या लिखा पढ़ा, इसलिए कुछ तैयारी भी करके चलो। नहीं, नेटफ्लिक्स में और कुछ लोगों ने अमेज़न प्राइम में भी कुछ सीरीज़ हैं जिनको मैंने कल निकाला है, क्योंकि मुझे लगा कि मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी देखूं कि वहाँ क्या मिलता है। तो एक दो अच्छी सीरीज़ अमेज़न प्राइम पे भी हैं जिनको मैंने कल देखा, शॉर्टलिस्ट किया था। तो अगले हफ्ते मैं आपको सिर्फ नेटफ्लिक्स ही नहीं, अमेज़न प्राइम के बारे में भी बताऊँगा कि वहाँ अच्छा देखने लायक क्या है। हाँ, मैं वो भी देखूंगा, जस्टिस लीग का स्नाइडर कट जो आया है। हाँ, स्नाइडर कट। हाँ, वो भी देखने लायक मुझे लग रहा है कि उसको देखा जाए। तो ये था हमारा इस हफ्ते का अर्थात। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में सवाल पूछिएगा, सुझाव दीजिएगा, शिकायत कीजिएगा, सब कुछ पर बातचीत करेंगे। मैं हूँ अंशुमान जी, कैमरे के पीछे हैं राशिद। आप ललन टॉप देख रहे थे, शुक्रिया, धन्यवाद।